आज बहुत दिनों बाद एसटी डिस्कशन के लिए हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले हिंदी जीएस का जो भी कॉन्सेप्टिव डिस्कशन था हम लोगों ने किया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हिंदी जीएस के महत्वपूर्ण जो टेस्ट सीरीज हैं उन पर भी काम किया जाए, जिससे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो। इसमें ध्यान रखना है कि समय की हमेशा शॉर्टेज रहेगी, तो जो क्वेश्चन कॉन्सेप्टिव है, जो डिटेल मांगते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, आंसर बताते चलेंगे। कहीं कहीं कोई डाउट है, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें ढेर सारे कमेंट करें। मुझे पता भी चलना चाहिए कि रस, छंद, अलंकार, संधि, समास में आप फंसते कहाँ पर हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। बाकी मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि आपको हमारी किसी की जरूरत पड़े। सिर्फ वो अपना पढ़ते रहिए, वो आपका वो तैयार हो जाए। तो आरओ का जो एग्ज़ाम है, बाकी जितने भी अभी एग्जाम है जिसमें हिंदी की इम्पोर्टेंस है, सिलेबस सबका लगभग कॉमन है, तो अभ्यास होना चाहिए। क्रिकेट आप खेलते हैं तो नेट प्रैक्टिस होनी चाहिए, गेंद बल्ले पे आनी चाहिए। अब वो चाहे प्रैक्टिस आप किसी भी मैदान में करें, महत्वपूर्ण ये नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। या लुकटी और कमरिया, ये छंद है रश खान का। या लुकटी और कमरिया पर राज तिरुपर को तरीरारूं, आठों सिद्धि नवोनिधि को सुखनंद की गाय चराहे विसार। रश खान एक कृष्ण शाखा के कवि थे, और इसे पूछा गया कि इसमें कौन सा छंद है, तो इसका आंसर होगा सवैया। सवैया एक आपका वाणी छंद है, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये एक समवाणी छंद है, इसमें 23 वर्ण है, और इस आधार पर इसका आंसर होगा सवैया। बाकी जैसे जैसे आगे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, सब पर खाद पानी डालते जाएंगे, थोड़ी इसमें प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे। विशेष से सबसे बड़ी आप जुड़े रहें। इस समय की जो निगेटिव माहौल बना है, हम पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, तो पहला काम तो यही है आपको विषय में थोड़ा सा जोड़ा जाए, थोड़ा सा टीचिंग इंटरेस्टिंग हो, बाकी चीज़ें होती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। सुनो श्री सत्य असीम हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। इसमें छंद पूछा गया है, तो इसमें आपका चौपाई छंद होगा। आप सबको पता है चौपाई में ये सममात्रिक छंद है, प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं बराबर होती हैं, और वो मात्राएं कितनी होती हैं आप सबको पता है, 16 मात्राएं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर, रामदूत अतुल बंधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुरगंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे ही पर लोक समारा। सब में 16-16 मात्राएं। आगे बढ़िए। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। सबको पता है ये दोहा है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें 4 वर्ण होते हैं, और हर वर्ण के अंत में, चरण के अंत में यति होती है। और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 और 3 में 13-13, 2 4 में 11-11 मात्राएं होती हैं। और जितने भी कबीरदास के दोहे हैं, सब दोहा छंद में ही लिखे गए। ठीक, इसका उल्टा सोरठा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो यही पर है। शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा है, तो सोरठा हो जाएगा। सोरठे में 1 और 3 में 11-11, 2 और 4 में 13-13। ठीक, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ विद्यो, आगे कौन हवा। बिहारी का फेमस दुआ है, इसमें अनोक्ति अलंकार है, आगे अलंकार जब पढ़ाएंगे। और इसमें रस पूछा गया है, वो सिंपल क्वेश्चन है, संयोग श्रृंगार से भरा हुआ ये दुआ है। और उसमें बताया गया कि जो राजा जय सिंह हैं, अपनी नई रानी के प्रति इतना आसक्त हैं कि उन्होंने राजधर्म भूल दिया। उन्हीं को जगाने के लिए बिहारी ने यह दोहा लिखा था। अनोक्ति अलंकार का मतलब होता है जहां अप्रस्तुत के माध्यम से हम प्रस्तुत को शो करते हैं। इसमें भौरा और फूल के माध्यम से बिहारी ने राजा को राजधर्म याद दिलाने की बात कही, और इसी आधार पर इसमें संयोग श्रृंगार भी है। और अलंकार की बात करें तो अन्योक्ति है, और छंद की बात करें तो दोहा छंद है। अब आते हैं अलंकार में। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। इस पंक्ति में रस पूछा गया है।
तो भाव के अनुसार रस क्या होते हैं, काव्य के भाव होते हैं। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, अगर बी रस की है तो एलओसी कारगिल, भयानक रस की है तो डरना मना है, हास रस की है तो मुन्ना भाई एमबीबीएस, पति पत्नी और वो। तो इसमें भय का भाव है, आप खुद देखेंगे। अंबर में कुंतल जाल, पद में नीचे पाताल, तो इसका रस होगा भयानक, स्थायी भाव है भय। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जो सोए कुछ गावे। इस पंक्ति में रस संयोग वात्सल रस। एक माँ का बच्चे के प्रति जो लगाव है, जो वात्सलता है, जो स्नेह है, वो संयोग है। और इसी आधार पर इसमें वियोग रस भी होता है। कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ता है तो उसमें जो विशक्ति होती है, उसमें श्रृंगारिकता नहीं होती, उसमें वात्सलता होती है। तो इस आधार पर ये होगा संयोग वात्सल्य। गहराई को कौन पूछता है, गहरा तो वो भी है। कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते हैं, कोई परिभाषा भी आती है। तो आगे अलंकार की पूरी हम सीरीज शुरू करेंगे। इस चीज फायदा ये होगा कि आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा विषय में आप समझते चलें, आंसर लेते चलें। तो सब कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, और जब सारी चीजें समझ लेंगे तो ये और इजी हो जाएगा। इसका आंसर होगा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत में बिंब के माध्यम से हम प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित करते हैं। बिंब का मतलब होता है कि जो प्रस्तुत है उसके माध्यम से उसकी जो इमेज है, छाया है, वो दृष्टांत है। जैसे प्रकृति के माध्यम से हम एक मैसेज देते हैं कि जैसे दिन रात आते जाते रहते हैं, सुबह शाम होती रहती है, ऐसे दुख और सुख भी आते जाते रहते हैं। तय है कि कितना भी घना अंधेरा हो, सुबह का सूरज निकलेगा, और दिन कितना भी अच्छा हो, अंधेरी काली रात आएगी। इसी वजह से दुख सुख आते जाते रहते हैं, और सुख दुख परिवर्तनते दुखानिचा सुखानिचा, दुख की रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो दृष्टांत अलंकार में हमने दिन को सुख का प्रतीक माना, रात को दुख का प्रतीक माना। ऐसे यहाँ पर भी है, गहराई को कौन पूछता, गहरा तो कुआं भी होता है। कुएं की गहराई को हम वास्तविक गहराई से मानते हैं। तो खाली गहराई से नहीं होता है कि कुआं भी गहरा होता है, तो व्यक्ति में गहराई के अलावा और भी भाव होने चाहिए। तो इस आधार पर यहाँ दृष्टांत अलंकार हो सकता है। और देखिए, हैं गरजते घन नहीं बसते नगाड़े, विद्युत लता चमकी ना कृपाण जाल से। क्योंकि साहित्य इतना बड़ा है तो जाहिर बात है सबके उदाहरण आप याद नहीं कर सकते। तो हर अलंकार का जो क्लू है, जो बेस है, वो आप दिमाग में रखें, उसी एंगल से इसको समझने की कोशिश करें। अब ऑप्शन 4 दिए हैं तो उत्प्रेक्षा होगा नहीं, कि उत्प्रेक्षा में संभावना होती है, जन जानो मानो। यमक अलंकार में जितने शब्द उतने अर्थ होते हैं, जैसे कनक कनक है नहीं। रूपक में आप जानते हैं जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद होता है, जैसे चरण कमल, वो भी नहीं। तो आंसर में हम आपूर्ति के नजदीक पहुंच जाते हैं। आपूर्ति अलंकार की खास बात है ये रूपक अलंकार का निषेधात्मक स्वरूप है। इसमें उपमान और उपमेय के बीच में नहीं का भाव होता है। इस अलंकार की सबसे बड़ी पहचान है नहीं, ना, ना। ये शब्द अगर आ जाए तो समझ लीजिए वहां आपूर्ति होगा। होता क्या है, जैसे शब्द है चरण कमल। चरण की तुलना हम कमल से करते हैं, चरण उपमेय है, कमल उपमान है। तो ये योजक चिन्ह है, ये जब लग जाता है तो रूपक अलंकार तैयार हो जाता है। हम क्या बोलेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई। हम कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। अब इसमें डेज के स्थान पर अगर नहीं लग जाए तो आपूर्ति हो जाएगा। आपूर्ति अलंकार में डेज को हटा देते हैं और क्या बोलेंगे, ये चरण नहीं कमल है, ये चरण ना कमल है। और इसी डेज के स्थान पर अगर हम सम समान लगा देते हैं तो उपमा बन जाता है, चरण कमल के समान है। तो नहीं इसकी पहचान है, चरण नहीं कमल, मुख नहीं चांद। तो नहीं के भाव से तो है गरजते घन नहीं बजते नगाड़े। ये बादल नहीं चमक रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, और विद्युत लता नहीं चमक रही है। ये तलवारों की जो चाल है, तलवारों की जो आपस में जो टकराहट है, उससे ही चमक है। तो इस ना से हम आपूर्ति को पकड़ लेंगे। नेक्स्ट, संदेशन सुन सुन बिहरनी बिदे रही।
इसमें संदेशन सुन सुन, तो सुन सुन शब्द 2 बार है यहाँ पर, तो अनुप्रास अलंकार सीधा सीधा है। श्रावण की आवृत्ति 3 बार ऐसे भी देख सकते हैं। संदेशन मधुबन कूप भरे, संदेशा दे देना है उद्धव कृष्ण को कि मेरे आंसुओं से मधुबन, कुआं, तालाब सब भर गए हैं। इतना उन्होंने रोया है, इतना वियोग में वो दुखी हुई है, तो ये बात गले नहीं उतरती है, तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति, जहां बढ़ा चढ़ा के हम वर्णन करते हैं। तो इसमें ये होगा मुख मयंक सम, सम यानी समान, मुख मयंक चांद के समान मनोहर है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि उपमा की पहचान है, हम उपमेय की उपमान से तुलना करते हैं, तो जो तुलना सूचक शब्द हैं सम, समान, शो, इनका प्रयोग करते हैं। रस अलंकार की सीरीज हो गई। अब समास और संध की बारी। आइए इनमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुसंग शब्द का समास कौन सा होगा? संग के आगे कु लगा है, और इस आधार पर यहां पर संग कैसी है, कु यानी गलत, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव। लेकिन दूसरे सेंस में इसमें क्रमधारय भी होगा, क्योंकि कु आपका एक उपसर्ग है। कुसंग, सुसंग, सापूत, कपूत, कर्मधारय सेंस में होगा कि संग कैसा है, गलत है, क्योंकि कर्मधारय विशेषता समास में जो पहला वर्ण होता है उसकी विशेषता बताता है। तो इस आधार पर जैसे आ जाए राजपुत्र, राजा का पुत्र, सत्संग, सत्य का संग, सपूत, कपूत, तो संग कैसा है, गलत है, तो इस आधार पर कर्मधारय है। लेकिन संग शब्द में कु उपसर्ग लगा है, इस आधार पर अव्ययी भाव है। दोनों की स्थिति में इसमें कर्मधारय समास को आप ज्यादा वरीयता दें। रसगुल्ला में तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास की विशेषता होती है, दो शब्दों के बीच में कार्य चिन्ह का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे लुप्त तत्पुरुष, अलुप्त तत्पुरुष, मध्यम पद, लोपी तत्पुरुष, इसको आगे कभी पढ़ाऊंगा। तो इसमें होगा मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, इसको विच्छेद करें, इसका विग्रह करें तो रस में डूबा गुल्ला कहलाता है रसगुल्ला। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा है जो बड़ा कहलाता है दही बड़ा, तो ये मध्यम पद लोपी तत्पुरुष है। लेकिन में आ जाता है तो तत्पुरुष आपको वैसे ही मिल जाएगा, तो इसकी पहचान में है, और में का मतलब है कारचिन्ह का लगना। किस शब्द में समास और संधि दोनों है? तो इसका आंसर होगा जलोष्मा। जल कैसा है? उष्म यानी गर्म। जल की विशेषता है कि उसमें उछड़ता है, उसमें उष्मा है। और आ उसे ओ बनता है, और ओ का मतलब होता है गुण संधि, तो इसमें गुण संधि भी है और जल की विशेषता भी बताई जा रही है। इस आधार पर इसमें समास कर्मधारय होगा और संधि गुण होगी। माग यज्ञ के लिए शाला, ये आपका तत्पुरुष समास है। स्वधर्म अपना धर्म, ये आपका अव्ययी भाव है। पंकज, पंकज, ये आपका तत्पुरुष समास है। तन मन धन सब अर्पण कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा, रोटी कपड़ा और मकान, इस टाइप के जो सब समास हैं वो आपके द्वंद्व समास होते हैं, जहां पर दोनों शब्द विशेष होते हैं और इनके बीच में रेस का प्रयोग होता है, और के सेंस में या के सेंस में। तो जैसे आता है माता पिता, बेटा बेटी, राजा रानी, ऊंच नीच, तो कहीं कहीं 3 शब्द का भी प्रयोग होता है, तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा। तो द्वंद्व समास में इस टाइप की विशेषताएं पाई जाती है। अभी चूंकि समास वगैरह आगे पढ़ाते रहेंगे, तो प्रैक्टिस का मतलब है कि आप जो आता है उसको ईमानदारी से रिवाइज करें, देखें कहाँ कहाँ हम फंस रहे हैं, और सारा आता है तो अच्छी बात, क्योंकि टीचिंग की सबसे बड़ी शर्त है कि हम आगे भी चलते रहें, पीछे भी अपना मूल्यांकन करते रहें, और बाकी जब पूरा आ जाएगा तो अच्छी बात है। उच्छ्वास, इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में मैंने बताया था
कि यदि एक तरफ ता दिया हो और एक तरफ शा दिया हो तो दोनों मिलके बनता है चा छा। हम बहुत शार्ट फार्मूला अगर यूज करें कि शब्द के बीच में चा और छा दिख जाए तो आंखें बंद करके आप लगा दें व्यंजन संधि, जैसे उच्छ्वास, जैसे तच्छाया, तच्छंकर, आच्छादन, स्वच्छंद, तरुच्छेद, अनुच्छेद। तो इसमें उत धनुश्वास, आधा ता धनुश्वास, उच्छ्वास, तो ये शा तो लगेगा ही, आधा ता भी लगेगा। उच्चारण में संधि होगी व्यंजन, और उतधन चारण, आधा ता रहेगा, उच्चारण जैसे का तैसा रहेगा, व्यंजन संधि। सन्मति का शुद्ध होगा सत धन मति, आधा ता रहेगा कि व्यंजन संधि है तो हलंत लगेगा और मति जैसे का तैसा रहेगा, इसमें व्यंजन संधि होगी। अत्युक्ति का संधि विच्छेद होगा, इसमें होगा अति की मात्रा है, अतिधन उक्ति, आ ई से ऊ बनता है, आ ई से या, इसमें होगा क्या अति प्लस उक्ति। संधि होने पर ये ता आधा हो जाएगा, ई का या हो जाएगा, और छोटा ऊ जो है ऐसे हो जाएगा अतियुक्ति, इसलिए इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ऐसे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अतियुक्ति। नेक्स्ट अब आते हैं जो हिंदी भाषा का ग्रामर है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनसे कई क्वेश्चन आते रहते हैं। इसी कड़ी में ध्यानपूर्वक शब्द है परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतवाचक। पहले तो ये क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताता है, और विशेषण होता है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ो, तो इसका आंसर होगा रीतिवाचक। स्थानवाचक में क्या होगा, स्थान का मतलब है बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, यहाँ वहां, जहां तहां, मत पूछो कहाँ कहाँ, आज मैं ऊपर, आज मैं नीचे। काल में समय होता है, आज, कल, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ठीक। परिमाणवाचक मात्रा होती है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। रीतवाचक इन सबसे अलग होता है, क्रिया की विशेषता, क्रिया के कार्य करने का जो ढंग होता है उसको हम रीति बोलते हैं। तरीका क्या है, जैसे ध्यान से पढ़ो, मन से खेलो, लगन से काम करो, धीरे से आओ, धीरे से मैं आया, दबे पांव वो लौट गया। तो यहां पर होगा रीतवाचक। राधा अधिक बोलती है, बोलती कैसी है, अधिक, तो अधिक मात्रावाचक होगा, मात्रा यानी प्रमाणवाचक। इसमें समय है नहीं, रीत नहीं, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। एक क्रिया जो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, तो ऐसी स्थिति में क्रिया का जो प्रकार है वो होता है हेतु हेतु मद भविष्य। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, या जो लोग पढ़ चुके हैं जानते हैं क्लास में, कि जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है और दोनों के बीच में कंडीशन होती है, शर्त होती है, इसलिए इसको हम शर्त प्रधान क्रिया बोलते हैं। एक कंडीशन लगी होती है, बिजली आएगी तो मैं पढ़ूंगा, आप यदि मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे तो हम कपूरथला घूमने जाएंगे, आप यदि मेरे घर आते तो हम पॉलिटेक्निक घूमने चलते, बिजली आई नहीं तो मैं पढ़ा नहीं। तो ये भविष्य में भी प्रयोग होता है, भूतकाल में भी प्रयोग होता है। तो इस आधार पर हेतु हेतु मद क्रिया या शर्त प्रधान क्रिया, और इससे बनने वाला जो वाक्य होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं, ये संकेत वाचक होता है। अब इसे क्वेश्चन अगर वाक्य से आ जाए कि यदि बिजली आए तो मैं पढ़ूंगा, या बिजली आती तो मैं पढ़ता, ना बिजली आई ना हम पढ़े, तो ये संकेत वाचक वाक्य होता है। इसमें संकेत का मतलब होता है कंडीशन, एक शर्त छुपी होती है, उस शर्त के आधार पर ये होता है। तो इसी बहाने कम से कम आंसर भी समझें, आगे थीम है वो भी समझें, तो थोड़ा थोड़ा ये होता रहेगा। तो जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, समझते रहेंगे तो चलते रहेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, अब सब ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। दिव्यता जा रही है, इस वाक्य वर्तमान काल का किस भेद का, जा रही है, इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसमें होगा
आपका तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान, तात्कालिक। इसमें इसका भी कई प्रकार होते हैं। दीप्तता जाती है, सामान्य वर्तमान होगा। दीप्तता जा रही है तो तात्कालिक वर्तमान, दीप्तता जा चुकी है तो पूर्ण वर्तमान, क्या दीप्तता जाएगी, दीप्तता जाए, इस तरीके से इनको समझाना होगा। जब कभी टेंस क्रिया पढ़ाएंगे तो जहां रह रही का प्रयोग होता है वहां तात्कालिक यानी कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। सोहन पढ़ता होगा, सामान्य क्रिया में अगर हम संदेह पैदा करते हैं तो होगा होगी लगाते हैं तो ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारा इंडिफिनिट है, जैसे पढ़ता, सोहन पढ़ता है, ये है सामान्य वर्तमान। सोहन पढ़ रहा है, ये होगा तात्कालिक वर्तमान। सोहन पढ़ चुका है, ये होगा पूर्ण वर्तमान। सोहन पढ़ता होगा, सोहन पढ़, राधा खाना खाती होगी, तो जहां होगा होगी का प्रयोग होता है वहां डाउट क्रिएट होता है। बहुत लोग इसको फ्यूचर मान लेते हैं गागी के देख के। तो सामान्य क्रिया प्लस होगा होगी का प्रयोग इसमें होता है, तब ये बनता है। इतना आज का टास्क है। उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें समझ में आई होंगी। छोटा सा प्रयोग किया था जिससे कम से कम बाकी जो क्लास चलते हैं वो तो चलते रहेंगे। इससे फायदा ये रहेगा कि कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं बनी रहेंगी, अभ्यास होता रहेगा और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। जीएस पर भी काम करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट चीज़ें आपकी बेहतर हों। और इसी उम्मीद के साथ, हाँ, इसमें एक सबसे बड़ा काम जो आपको करना है, कमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो चीज़ें डाउट कर रही हैं, जो जो आपको पूछना है कि इसमें और अच्छा हो जाए, किस किस टॉपिक को पढ़ाना है, हिंदी में क्या क्या समझाना है, तो जब हम समझाना शुरू करेंगे तो वो सारी बातें हमें याद रहेंगी, तो हम अपना काम करते जाएंगे। तो उससे है आपकी भी एक्टिविटी बनी रहेगी, हमको भी पता रहेगा कि आप कितने सक्रिय हैं। इसको उस तरीके नहीं पढ़ना जैसे हम मूवी देखते हैं, क्योंकि टीचिंग में ईमानदारी बहुत जरूरी है। तो आप भी मेहनत करें, मैं कर ही रहा हूँ। इस उम्मीद के साथ मिलेंगे आगे। अपना ध्यान रखें।